हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू गुरुविलास क्लासेस। तो आज की क्लास में हम फिर से कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था। इसका पार्ट 1 हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, जिसमें हमने पढ़ा था कि भारत जब आज़ाद हुआ तब उस समय अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या थी, हमने कौन सी अर्थव्यवस्था की प्रणाली अपनाई, मतलब कौन सा प्रकार लगा जिसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था थी, क्या क्या योजनाएं बनाई गई सरकार के द्वारा, उसमें पंचवर्षीय योजनाएं के बारे में भी हमने पढ़ा था। तो आज उसी चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे आगे और देखेंगे कि कृषि की क्या स्थिति थी और कृषि में अच्छा उत्पादन करने के लिए या किसानों की मदद करने के लिए हमने क्या क्या किया, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपसे फिर से एक बार है कि आप बुक लेकर अपनी नोटबुक्स लेकर के बैठ जाइए। तो चैप्टर का नाम आपको पता है, भारतीय अर्थव्यवस्था 1950 से 1990। ठीक है, तो इस बार हम आज पढ़ेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि की क्या हालत थी, क्या स्थिति थी आज़ादी के टाइम पे, और जब योजनाएं बनाई गई सरकार के द्वारा तो कृषि में क्या फायदा हुआ, एग्रीकल्चर में क्या फायदा हुआ या क्या क्या जरूरत पड़ी, उसके बारे में हम आज देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं कि हम कृषि में जरूरत थी भू सुधार करने की, जिसको बोलते हैं लैंड रिफॉर्म्स। ठीक है, लैंड रिफॉर्म्स का यहाँ पे मतलब है कि जो जमीन है उसको कैसे हमें, जो बंजर जमीन हो गई है, जो कम उपजाऊ है या जिसपे फसल का उत्पादन बहुत कम मात्रा में हो रहा है, तो उसे कैसे सही करेंगे, ये है। तो आज़ादी के बाद जो हमारी सरकार थी उन्होंने क्या किया, खेती की जमीन से जुड़े पुराने शोषणकारी नियम बदले। ठीक है, शोषणकारी नियम का मतलब है, पुराने नियम का मतलब है कि जब जो किसान थी वो जमींदार के पास थी। ठीक है, कि जब जमीन पे जमींदारों का हक था या उनका कब्जा था, हक नहीं कहेंगे उसको, कब्जा था, तो उस समय पे जो थी वो जो जमीन की हालत बहुत खराब थी, बंजर हो गई थी, क्योंकि वो उन्हीं फसलों का उत्पादन करने के लिए कहते थे, या कपास या फिर ऐसे कुछ नकदी फसलों का जिनसे उन्हें बस फायदा हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो था जमीन के मालिकों और जोतने वालों के रिश्ते सुधारे गए। ठीक है, जैसे कि जमींदार सिस्टम खत्म कर दिया गया, जमींदारी व्यवस्था को खत्म कर दिया गया। अब जो किसान थे वो अपनी जमीन, अपनी भूमि के खुद मालिक बन गए। अब उन्हें उन पे किस महीने में कौन सी फसल लगानी है, कितना क्या उत्पादन करना है, क्या उर्वरक डालना है, खाद डालना है, इसका निर्णय, इसका फैसला वो खुद ले सकते थे। ठीक है, तो ये है आपका जमीन का मालिक है और जो उस पे सही में काम करता, मतलब जो किसान की जमीन है जो पहले जमींदारों के कब्जे में थी, अब वो किसान को वापस मिल गई। अब किसान अपनी मर्जी से उस पे अनाज का उत्पादन कर सकता है। ठीक है, तो आपको भूमि सुधार वाला ये कोई दिक्कत तो आई थिंक इसमें आपको नहीं हो रही होगी। लैंड रिफॉर्म्स आपका पहला पार्ट है जिसको बोलते हैं भूमि सुधार। आइए आगे बढ़ते हैं और पर देखते हैं दूसरा पॉइंट जो कि है सीमा निर्धारण। सीमा निर्धारण एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, इसको बोलते हैं सीलिंग ऑन होल्डिंग्स। इसका मतलब होता है कि मान लो फॉर एग्जांपल ये मेरी जमीन है। ठीक है, ये किसान है, किसान नंबर 1 जिसकी ये जमीन है, मान लो कि ये 10 कट्ठे की जमीन है, कट्ठा कट्ठे की जमीन है। ठीक है, एक और किसान है छोटा, एक सेम किसान है वो भी, उसके पास जमीन जो है वो इतनी छोटी सी जमीन है। ठीक है, मान लो कि 1 कट्ठे की जमीन है। ठीक है, तो वो किसान इस पे, दूसरा किसान जो है इस पे अपना खेती उत्पादन कुछ भी कर रहा है अपना। ठीक है, तो इसमें क्या क्या गया, तो जमीनदार जो आप देख सकते हो कि ये बहुत बड़ी जमीन है और ये कहीं ना कहीं बहुत छोटी सी जमीन है। ठीक है, तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जो अनियमित जमीनों का बंटवारा था, ठीक है, किसी के पास बहुत बड़ा प्लान का प्लॉट था, किसी के पास छोटा सा था, तो उसको क्या किया हमारी सरकार ने कुछ सीमाएं निर्धारण कर दी कि एक इंसान 5 कट्ठा जमीन रख सकता है, उससे ज्यादा नहीं रख सकता है। ठीक है, ऐसा सरकार ने कह दिया। तो अब क्या हुआ कि जो इतना छोटा सा किसान के पास इतनी जमीन है और खाने वाले 10 लोग हैं, पहले फिर उसको दिक्कत हो रही होगी, और एक किसान के पास इतनी बड़ी जमीन है, जमींदार की इतनी बड़ी जमीन है, तो कहीं ना कहीं उसे अलग से कुछ समस्याएं होंगी, कुछ उससे अच्छा लग रहा होगा। ठीक है, तो यह तय किया कि कोई भी एक व्यक्ति या परिवार खेती की कितनी जमीन अधिकतम रख सकता है। ऐसा नहीं कि आपके पास जो जमीन है वो ले लेगी, नहीं, आपसे वो जमीन लेगी नहीं वापस, बट आप वापस दोबारा अपनी सीमा से ज्यादा जमीन ना खरीद ले, इसके लिए निर्णय किया गया था। ठीक है, अतिरिक्त जमीन के को भूमिहीनों में बांटा गया। ऑफकोर्स जो जमीन, कुछ जमीनें ऐसी थी जिनके मालिक का पता नहीं था, पर बहुत ज्यादा जमींदारों के पास जमीन हो गई थी, तो उसे भूमिहीन का मतलब होता है ऐसे किसान जिनके पास जमीन अपनी नहीं है। ठीक है, खेती करने के लिए कोई भी जमीन नहीं है और दूसरों के खेतों में काम करके अपना गुजारा बसारा कर रहे हैं। तो इसका मकसद था इनइक्वालिटी को खत्म करना। बात समझ में आ रही है कि कोई ऐसा ना हो कि एक किसान के पास इतनी सारा जमीन है जिसको जीवन भर वो खाता रहेगा आराम से, और कोई ऐसे कुछ ऐसे किसान है, छोटे मजदूर है, जिनके पास जमीन भी नहीं है, खाने पीने की बहुत दिक्कत है, कुछ उनका अलग से कोई काम भी नहीं है। ठीक है,
काम नहीं कर सकते अपने जीवन यापन के लिए। तो सरकार ने ये फैसला लिया उन सभी किसानों के लिए जिनके पास जमीन नहीं थी। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है आपका ग्रीन रेवोल्यूशन। इसके बारे में हमने अच्छे से ऑलरेडी बात कर ली है, लेकिन एक बार फिर से देख लेते हैं। तो ग्रीन रेवोल्यूशन बेसिकली आपका आया था 1950-60 के करीब में, जिसका 60 के दशक में ऑफकोर्स आया था, जिसका मेन मतलब था हाई यील्डिंग वैरायटी सीड, जिसका नाम है उच्च गुणवत्ता वाले बीज। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आप इसको इंपॉर्टेंट मान के रख लीजिए। ठीक है, और हाई यील्डिंग वैरायटी में जो दो फसलें थी जो सबसे ज्यादा जिनका उत्पादन हुआ सबसे पहले, वो थी आपकी गेहूं और चावल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। गेहूं और चावल दो ऐसी फसलें थी जिनका हरित क्रांति यानी कि ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पे बहुत अच्छा खासा प्रोडक्शन हुआ था। और ये जो था कुछ स्टेट्स में ही सबसे पहले ज्यादा अच्छा हुआ था प्रोडक्शन, उसमें आपका है पंजाब, हरियाणा, ये सारे हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और कुछ साउथ इंडिया के स्टेट्स भी थे, वहां पे भी अच्छा उत्पादन हुआ था। ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन में बेसिकली होता है कि अच्छी सिंचाई की व्यवस्था दी जाती है, अच्छे खाद उर्वरक का प्रयोग किया जाता है, नई तकनीक को भी उसमें डाला गया, उत्तम क्वालिटी की सीड्स का तो मतलब बीजों का उपयोग किया गया, जिससे कि क्या होगा कि अगर अच्छी क्वालिटी का हम बीज का प्रयोग करेंगे तो ऑफकोर्स बिल्कुल ये कॉमन है, अच्छी बात है कि ज़्यादा प्रोडक्शन होगा। तो यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है। और जब बच्चों की हरित क्रांति आ ही गई है तो प्रोडक्शन ज़्यादा अच्छा खासा भारी मात्रा में अनाज का उत्पादन हो रहा है, तो ऑफकोर्स किसानों के पास अब पहले जो किसान थे पुरानी तरीके से खेती करते थे, उनके पास बहुत थोड़ा सा अनाज होता था, या तो वो जमींदारों को दे दे, उनके बाद भी बहुत थोड़ा सा अनाज उनके पास बचता था जिसे वो अपना खाना पीना मुश्किल से खा पाते थे। लेकिन अब क्या हुआ, हरित क्रांति आ गई, अपनी सरकार बन गई, किसानों पे ध्यान दिया गया, तो अब क्या हो गया, विपणन अधिशेष जिसको बोलते हैं मार्केटेबल सरप्लस। इसका मतलब होता है कि हमने जो किसान जो है हरित क्रांति का यूज करके, नई तकनीक का यूज करके उनको अपनी जमीन मिल गई तो सही तरीके से उस पर अनाज का उत्पादन कर रहे हैं। तो अब क्या हुआ कि जो वो अनाज एक किसान है वो मान लो कि 10 क्विंटल अनाज उगा रहा है, तो उसके क्या है, उसके लिए वो इनफ है। ठीक है, तो उसको क्या करेगा, वो मार्केट में जा करके जो बचा हुआ मान लो कि 10 क्विंटल में से वो 5 क्विंटल सामान अपना मार्केट में बेच सकता है। ठीक है, उसको बोलते हैं, उसी प्रक्रिया को बोलते हैं विपणन अधिशेष। इसका मतलब है किसान के पास अपनी जरूरत के लिए अनाज रखने के बाद जो अनाज बच जाता है, एक्स्ट्रा है, जिसे वो बाजार में बेचने के लिए लाता है। तो हरित क्रांति के कारण मैंने अभी आपको बताया कि यह बहुत ज्यादा बढ़ गया था, क्योंकि हरित क्रांति से अच्छी बीजों का प्रयोग किया गया, तो जो उसी खेत पे अब जो अनाज की मात्रा थी, उत्पादन की मात्रा थी, बहुत ज्यादा हो गई। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, इसी को बोलते हैं विपणन अधिशेष। अब आते हैं नंबर 5 में, जो पॉइंट नंबर 5 है उसका मतलब है सहकारी पर बहस। ओके, डिबेट ऑन कोऑपरेटिव्स। या सोचा थी कि छोटे किसान मिलकर कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाकर खेती करें ताकि उन्हें खाद, बीज और कर्ज लेने में आसानी हो और बड़े किसानों ने जितना फायदा उठा सके। इसका मतलब है कि कोऑपरेटिव वर्ड से समझ में आ रहा है कि मिलजुल के काम करना, कोऑपरेट करना। तो इसका मतलब ये है कि जो छोटे छोटे किसान थे, ठीक है, वो हरित क्रांति से भी उतना फायदा नहीं ले पा रहे थे। इसका रीजन ये है बच्चों कि उनके पास पैसे थोड़े कम थे। ठीक है, जमीन उनके पास थी, पैसे थोड़े कम थे, तो उन्होंने क्या किया, 2-4 किसान मिल गए आपस में, उन्होंने सोचा कि अब क्या करेंगे, हम मिल गए हैं, अब हम क्या करेंगे, पैसे का जो भी अच्छे पैसा जमा करके अच्छे खाद, बीज और लोन लेने में भी उनको, क्योंकि लोन का इंटरेस्ट भी अलग अलग सब में बढ़ जाएगा, तो उन्होंने क्या किया कि अच्छी क्वालिटी का खाद, बीज, सीड्स, तकनीक का यूज करके प्रोडक्शन करना शुरू किया, ताकि वो भी बड़े किसानों की जितना ही फायदा उठा सके, मतलब लाभ कमा सके, अपने अनाज को ज्यादा मात्रा में बाजार में बेच सके। तो यहाँ तक में कोई दिक्कत तो नहीं होगी आपको। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों आपको जानना कि कीमत संकेतकों के रूप में एज प्राइस सिग्नल्स। ठीक है, ये भी बहुत जरूरी है। देख लेते हैं इस पॉइंट को, आप पहले ध्यान से इसको पढ़ लीजिए। तो देखिए, सबसे पहले होता है कि हर बाजार में जो सामान होता है, लाइक सब्जी बिक रहा है या कुछ भी चीज बिक रही है, तो कहीं ना कहीं उसका प्राइस हर इंसान को पता होता है। ठीक है, मार्केट में जो लोग सामान खरीद रहे हैं या बेचने जा रहे हैं, उन्हें कहीं ना कहीं उनके दाम का अंदाजा होता है। ठीक है, इसमें क्या है कि बाजार में चीजों की कीमतें यानी कि जो प्राइसेस होती हैं, हमें बताती है कि किस चीज की कमी है या कौन सी चीज जरूरत से ज्यादा है। ठीक है, तो कीमत संकेतकों का मतलब है कि ऊंची कीमत यह बताती है कि उस चीज का उत्पादन क्या है, बढ़ाना चाहिए, यानी कि उसका उत्पादन कम हो रहा है
और कम कीमत बताती है कि उत्पादन कम करना चाहिए। ठीक है, अब भी एक चीज बहुत जरूरी है जो ये है आपका, इसमें आपको समझना चाहिए कि जब इकोनॉमिक्स का एक बहुत ज्यादा अच्छा टर्म है जिसमें हायर द प्राइस लॉ ऑफ डिमांड इसको बोलते हैं, हायर द प्राइस लोअर द डिमांड एंड लोअर द प्राइस हायर द डिमांड। ठीक है, ये एक बात कही गई है, उसको थोड़ा सा यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। तो मान लीजिए किसी सामान की कीमत 10 रुपये है। ठीक है, तो इसकी जो मांग होगी बच्चों वो बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, तो अगर बहुत मार्केट में इसकी बहुत ज्यादा मांग हो रही है मतलब कि क्या है, इसका प्राइस कम है। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, अगर इसकी मांग को कम करना है तो हम इसका दाम क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। ज्यादा पैसा हो जाएगा तो लोग उसको नहीं खरीदेंगे। दूसरा सिचुएशन क्या होगा, कोई सामान है जिसकी कीमत 50 रुपये हो गई है। ठीक है, 50 रुपये की कीमत हो गई है तो लोग उसकी मांग कम कर देंगे, मांग कम कर देंगे क्योंकि चीज महंगी हो गई है, अब सब नहीं खरीदेंगे। ठीक है, यहाँ पे है कीमत संकेतक का मतलब यहाँ पे होता है प्राइस जो है वो आपके इकोनॉमी को दिशा देती है, डायरेक्शन देती है, आपको बताती है कि आपको किस चीज का प्रोडक्शन कब बढ़ाना है या किसी चीज का उत्पादन कब कम करना है। ठीक है, बात समझ में आ रही है, एक बार आप इसको फिर से देख लीजिए। आप देख लो, जिस चीज की अगर मार्केट में किसी चीज की अगर सब्जी महंगी हो जाती है, बैंगन भिंडी कुछ भी महंगा हो गया है तो हम उसे कम खरीदते हैं, बाकी दूसरी सब्जियां जो सस्ती मिल रही है हम उसको खरीद लेते हैं। दूसरी जगह अगर किसी सब्जी या किसी सामान की दाम कम हो जाता है तो हम उसकी मांग ज्यादा करते हैं। ये अर्थशास्त्र का नियम है, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, अर्थशास्त्र में एक नियम है, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ डिमांड। आई होप आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। और जो भी पॉइंट्स मैंने आपको दिखाए हैं अभी स्लाइड्स में दिख रहे हैं आपको, आप चाहे तो आप इसको कॉपी अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं या फिर आप वापस वीडियो जा करके उससे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब जो हमारा टॉपिक नंबर 3 है वो है उद्योग और व्यापार, जिसको बोलते हैं इंडस्ट्री एंड ट्रेड। तो 1950 से 1990 तक में हमारी अर्थव्यवस्था में उद्योग और व्यापार की क्या स्थिति थी, उसमें क्या क्या डेवलपमेंट हुआ, प्रोग्रेस हुआ कि नहीं, या क्या क्या करने की जरूरत थी, वो हम इस टॉपिक में देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आजादी के बाद भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई थी। ये आपको पता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब होता है कि जहाँ पे कुछ चीजों पे सरकार का अधिकार भी है और कुछ चीजों पे प्राइवेट लोगों का यानी कि बिजनेसमैन जो है उनका भी अधिकार है, दोनों मिलकर के देश को चला रहे हैं यानी अर्थव्यवस्था में योगदान दे रहे हैं। ठीक है, तो अभी मैंने आपको कहा कि मिश्रित अर्थव्यवस्था में दो चीजें आएंगी, आपका सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र। सार्वजनिक क्षेत्र से यहाँ पे मतलब है बच्चों पब्लिक सेक्टर से। ठीक है, पब्लिक सेक्टर मतलब कि ऐसी चीजें जो सरकार के अधिकार में है और जिनका मेन मकसद है लोक कल्याण करना यानी कि लोगों की सेवा करना। ठीक है, तो यहाँ पे जो है जो चीजें सरकार के पास थी उनमें क्या थी, रेलवे थी, बड़ी मशीनरी वाले उद्योग थे, हॉस्पिटल वगैरह हो गया, स्कूल वगैरह अगर उस समय था तो उसमें भी उस समय हो गया। और इनका उद्देश्य लाभ नहीं कमा करके देश का विकास करना था, लोगों की सेवा करना, उनकी भलाई करना था। ठीक है, उसी में निजी क्षेत्र की बात उसको बोलते हैं हम प्राइवेट सेक्टर। तो यानी लोग या कंपनियों के नियंत्रण वाली कंपनियां, मतलब कि जैसे टाटा बिरला भी एग्जाम्पल में आप रिलायंस भी देख सकते हो, ये सारी कंपनियां क्या है आपकी प्राइवेट ओनरशिप में आती हैं जिन पे किसी एक इंसान का अधिकार है। ठीक है, इनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है बच्चों, लाभ कमाना होता है। आप इन दोनों में ध्यान रखिएगा। ठीक है, इनका आप इम्पोर्टेंट है, निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र में अंतर भी आ सकता है तो आपको पता होना चाहिए कि इसका क्या मतलब होता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि यहाँ पे है औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956। हाँ ठीक है, यहाँ पे एक चीज ये है, इसका मतलब है, इसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेगुलेशन 1956, जिसका मतलब है कि सरकार ने उद्योगों को अच्छा करने के लिए या फिर उसमें और विकास करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए एक नीति बनाई। नीति का मतलब पॉलिसी बनाई जिसका नाम दिया गया 1956। ठीक है, तो यह सरकार का बहुत बड़ा फैसला था जिसमें उद्योगों को 3 हिस्सों में बांटा गया। प्रथम वर्ग जिसको बोलते हैं, जिसमें क्या था कि प्रथम वर्ग में पूरी तरह से उन उद्योगों को रखा गया जिसमें सरकार का केवल अधिकार था। ठीक है, मतलब कि ऐसी कंपनियां, फिर ऐसे चीजें, ऐसे उद्योग, ऐसी फैक्ट्री जिसपे किसका अधिकार हो, बस सरकार का, इसको बोलते हैं मोनोपोली, एक ही इंसान का अधिकार। ठीक है, ये भी आप देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको आप मार्क कर लीजिए, इसपे बस सरकार का अधिकार हो। ठीक है, जैसे कि
हथियार वगैरह, परमाणु ऊर्जा, ये हम किसी आम नागरिक को या किसी कंपनी को नहीं दे सकते बच्चों। इसका मतलब ये है कि अगर हम हथियार बनाना दे देंगे किसी भी फैक्ट्री को तो कहीं ना वहां से स्मगलिंग हो जाए, गलत प्रयोग हो जाए परमाणु ऊर्जा का, या दवाइयों का भी, दवाइयों का काम भी हम किसी को नहीं, ऐसे ही किसी को नहीं दे सकते बिना लाइसेंस के, ठीक है। दूसरा वर्ग ऐसा वर्ग था जिसमें नए उद्योग सरकार लगाएगी, ठीक है, नए पर निजी क्षेत्र भी सहयोग कर सकता है, जैसे कि एल्युमिनियम वाला था, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो प्रथम वर्ग में वैसे उद्योग आते हैं जिन पर पूरा सरकार का कंट्रोल हो, ठीक है। उसका एग्जाम्पल देख लीजिए आप, हथियार वगैरह, परमाणु, ठीक है। उसके बाद दूसरे वर्ग में वैसे उद्योग आएंगे जिन पर निजी क्षेत्र मतलब प्राइवेट सेक्टर अगर चाहे तो उस पर अपना सहयोग कर सकता है, अपना कुछ परसेंटेज शेयर रख सकता है। तीसरा वर्ग था जो था मुख्य रूप से निजी क्षेत्र के लिए छोड़ दिया गया था कि ठीक है आप अपनी कंपनी खोलिए, फैक्ट्री खोलिए, लोगों को काम दीजिए, उत्पादन करिए, उससे हमें कोई परेशानी या प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, यहाँ तक में कोई दिक्कत। तो ये भी अच्छा कदम था सरकार का, ताकि किसी सरकार पे बहुत ज्यादा भार या प्रेशर या बोझ पड़ रहा था, आम जनता के जरूरतों को पूरा करने में वो सक्षम नहीं हो पा रही थी या सब पे बराबर ध्यान नहीं दे पा रही थी, इसलिए भी हमने मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई, ताकि जो निजी क्षेत्र वाले लोग हैं, जो प्राइवेट ओनरशिप है, जो अपना काम करते हैं, वो भी लोगों को रोजगार दे सके और अलग तरीके से लोगों की हेल्प कर सके, ठीक है। तीसरा जो पॉइंट है बच्चों वो है लघु उद्योग, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। आज भी आप देखते होंगे कि गांव में लोग पापड़ अचार महिलाएं बनाती रहती है, छोटे छोटे बिजनेस करती रहती हैं, वो इसी के अंदर आता है, जिसमें बोलते हैं लघु उद्योग, जिसमें कि बहुत छोटा पूंजी यानी कि बहुत कम पैसा लगता है, ठीक है। आप 10,000 में अपना 20,000 में अपना काम अचार पापड़ बनाने का शुरू कर सकते हैं, और इनमें ज्यादा लोग भी आ जाते हैं काम करने के लिए कि महिलाएं हो जो पापड़ बना रही हैं, टोकरी बना रही हैं, अचार बना रही हैं, अपना बेचे जा रही है, पापड़ कुछ भी कर रही हैं। तो 1955 में जो था ना वो क्या हुआ था, ग्राम तथा लघु उद्योग, तो ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार बढ़ाने, क्योंकि लोग बहुत गरीब थे, उनके पास पैसे कम थे और हर कोई इंसान के पास जमीन नहीं थी कि वो खेती कर सके, और बहुत सारे लोग ऐसे स्किल्ड भी नहीं थे कि उनको दूसरी जगह जाकर काम मिल सके। उन्होंने क्या किया, अपने ही गांव में रह करके सरकार ने उनकी मदद की और उन्हें क्या किया, छोटे छोटे उद्योग लगाने के लिए उन्होंने उन्हें ऋण भी दिया, उधार भी दिया, ठीक है, ताकि वो कम अपना काम वहीं अपनी जगह पे कर सके और इससे लोगों का भी विकास होगा। अगर देश का देखो, अगर देश का विकास करना है तो अपने आसपास के जो हमारे लोग हैं, आम जनता है, उनका विकास करना बहुत जरूरी है। अगर वो लोग काम करेंगे, इनकम होगा, तो अपना ही देश का विकास होगा, ठीक है। तो लघु उद्योगों पर भी सरकार ने ध्यान दिया। तो आज की क्लास में जो है हमने फर्स्ट टॉपिक की बात किया था कृषि एग्रीकल्चर के बारे में, दूसरे टॉपिक में हमने बात किया उद्योगों के बारे में। अब जो ये तीसरा टॉपिक जहां आपको दिख रहा है बच्चों, इसको बोलते हैं व्यापार नीति, आयात प्रतिस्थापन, इसको बोलते हैं ट्रेड पॉलिसी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। इसका मतलब है कि इसका मेन मकसद था, इस आयात प्रतिस्थापन का मतलब होता है कि आयात पे नियंत्रण करना या रोक लगाना। आयात का मतलब आपको समझ में आता है, आप फिर से एक बार देख लीजिए, आयात मेरी बात तो समझ में आता ही होगा, बट फिर भी मैं यहाँ पे बता देती हूँ, ठीक है। आयात का मतलब होता है जो सामान है वो हमारे देश से बाहर जा रहा है, ठीक है, सॉरी आयात में होता है कि हम सामान मंगवा रहे हैं, सॉरी, ठीक है, मतलब कि आयात में क्या है कि हम सामान को अपने देश में मंगवा रहे हैं। अगर हम सामान मंगवा रहे हैं तो हमको इसके लिए पैसा पे करना होगा, तो पैसा जो है हमारे देश से कहाँ जा रहा है, बाहर दूसरे देशों में जा रहा है, ठीक है। और हमारी जो स्थिति थी वो आज़ादी के तुरंत बाद भी इतनी अच्छी नहीं थी कि हमारे जो भी हमारे देश में उत्पादन हो रहा था वो हमारी जनता के लिए पूरा पड़ रहा था, ठीक है। तो इसके लिए क्या हुआ, बहुत साल तक हमें दूसरे देशों से सामान आयात करना पड़ रहा था, ठीक है। और दूसरा जो हमारा होता है बच्चा वो है हमारा निर्यात, इसको हम कहते हैं एक्सपोर्ट, ठीक है। आयात का मतलब होता है इंपोर्ट करना, एक्सपोर्ट का मतलब होता है जब हम सामान हमारे पास एक्स्ट्रा है, ज्यादा मात्रा में है, जिसको हम दूसरे देशों को बेच रहे हैं, तो उससे हमें पैसा आ रहा है, तो ये हमारे देश के लिए अच्छा है, ठीक है। निर्यात करना अच्छा होता है, आयात करना उतना अच्छा नहीं है देश के लिए, ठीक है। यहाँ पे क्या होता कि हमारा आयात जो था वो बहुत ज्यादा हो गया था 1950 में और 1990 के दशक में, 40 सालों में। तो हमारे देश ने ये सोचा कि ये चीज क्या है, अब हमारे अर्थव्यवस्था के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि हम चीजों को बहुत ज्यादा मंगवा रहे हैं, हम दूसरे
देश पे अपनी जरूरतों के लिए डिपेंडेंट हो रहे हैं, जो कि अच्छी चीज नहीं है। तो हमें क्या करना होगा, व्यापार नीति बनानी होगी जिसमें हम क्या करेंगे, आयात को कम करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए क्या किया, आयात को कम करने के लिए उन्होंने दो मेथड्स का प्रयोग किया, दो प्रकार के आयात प्रतिस्थापन लगा, जिसमें आपका था परिशुल्क, जिसको बोलते हैं टैरिफ। टैरिफ ये आप ध्यान दीजिएगा, टैरिफ जो है वो काइंड ऑफ टैक्स है, टैक्स लगाया जाता है। ठीक है, टैक्स लगा देते हैं जिससे वो देश में महंगी हो जाए और लोग इन्हें ना खरीदे। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जैसे ही कोई सामान जो है, मान लो कि अमेरिका से कुछ सामान आया, हमारे इलेक्ट्रॉनिक सामान आया है, ठीक है, हमारे बॉर्डर पे आ गया सामान, वहां से आया, यहाँ बॉर्डर पे खड़ा हो गया सामान, तो हम क्या करेंगे, उस पर सामान को अपने देश से बेचने से पहले उस पर कुछ टैक्स लगा देते हैं। ठीक है, मान लो कि अगर कोई एक कंप्यूटर है जिसका दाम है 10,000 और उस पर हमने टैक्स ही लगा दिया 1,000, तो सामान टोटल कितने का हो गया बच्चों, 11,000 का वो सामान हो गया। अब क्या ये सामान हमें क्या लगने लगेगा, महंगा लगेगा, क्योंकि हमारे देश में सेम जो कंप्यूटर है, कोई भी कंप्यूटर हो दूसरी कंपनी, किसी कंपनी का, वो 9,000 या 10,000 में ही मिल रहा है। तो ऑफकोर्स एज अ कंज्यूमर, एज अ उपभोक्ता, मैं ये सोचूंगी कि जो चीज़ मेरे अपने देश में 10,000 में मिल रही है और बाहर से आई है लेकिन उसका दाम 11,000 है, तो हम उसको नहीं खरीदे। ठीक है, तो ये एक तरीके का क्या होता है कि बाहर से जो सामान आ रहा है उसको रोकने के लिए कि हम, हमारे देश के लोग इसका उपभोग नहीं करना चाह रहे हैं, तो हम आपका सामान अब नहीं लेंगे, तो उसको क्या बोलते हैं, टैरिफ लगा देते हैं। टैक्स लगाने से क्या होता है, सामान महंगा हो जाता है और लोग उसे कम खरीदना प्रेफर करते हैं। दूसरा जो है वो है क्या है, कोटा है। कोटा, कोटा का मतलब होता है कि एक क्वांटिटी फिक्स करना। ठीक है, यहाँ पे हम क्वांटिटी फिक्स कर देंगे कि आप हमारे देश में मतलब कि कुछ दर्जन किलो कुछ भी कोटा कुछ भी फिक्स कर देंगे, तो यह तय कर देते हैं कोई भी चीज़ कितनी मात्रा में विदेश से मंगाई जा सकती है। ठीक है, मतलब कि इसमें हम अमाउंट फिक्स कर देंगे कि हमको जो है हर साल 20 कार्टून वो दिवाली की लड़ियाँ चाहिए, बस, उससे ज़्यादा मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, उससे ज़्यादा अगर आप लाएंगे तो हम उसको नहीं लेंगे। तो उसमें क्या क्या हमने क्वांटिटी फिक्स कर दी कि हमें बस 20 डब्बा ही चाहिए, 20 डब्बा हमें चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये क्या होता है, एक तरीके से अपनी आयात को रोकने का तरीका है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको दोनों को आप याद रखिए। ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है आपको। यहाँ तक में सब कुछ समझ आ रहा है। अब जो टॉपिक नंबर 5 है, ये लास्ट ही टॉपिक है, जिसमें है कि जितनी भी पॉलिसी, जितनी भी नीतियां हमने बनाई, उसका क्या प्रभाव हमारे देश पे, देश की अर्थव्यवस्था पे, लोगों पे, उद्योगों पे क्या पड़ा, उसको हम कुछ पॉइंट्स में देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ कि जो टॉपिक है वो है, हाँ, तो इम्पैक्ट ऑफ पॉलिसीज ऑन आवर इंडस्ट्री, और लाइक औद्योगिक विकास पे क्या उसका असर हुआ वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ कि जीडीपी ग्रोथ जो थी वो हुई। ठीक है, जो अर्थव्यवस्था रुकी हुई थी, बहुत खराब स्थिति में थी, वो क्या हुई अब कि देश की कुल आय जो थी वृद्धि हुई, उद्योगों और सेवाओं का योगदान बढ़ा। मतलब कि देश की जो अर्थव्यवस्था थी वो बढ़ रही थी, उसमें योगदान किसका रहा, तो दो रहा, एक आपका इंडस्ट्री, दूसरा आपका सेवा। सेवा बोले तो आपका टर्सरी सेक्टर या सर्विस सेक्टर इसी को बोलते हैं। ठीक है, इनका योगदान बढ़ा। दूसरा क्या हुआ बच्चों आपका, दूसरा क्या विकास हुआ, लघु उद्योगों का विकास। इसके बारे में हमने प्रीवियस स्लाइड में खुद अभी जस्ट पढ़ा है, और सरकार ने बिल्कुल पैसे वगैरह दिए, मतलब कि ब्याज दिया, ऋण मतलब ऋण उधार दिया कम ब्याज पे। ठीक है, तो छोटे उद्योगों को प्रोत्साहन मिला, जिससे रोजगार के अवसर बढ़े। तो ऑफकोर्स जो गांव में कुछ लोग थे जो जिनके पास जमीन भी नहीं थी खेती करने के लिए, या फिर अपना कोई उनके पास काम नहीं था, उतने स्किल्ड भी नहीं थे कि बाहर जाके रोजगार ढूंढ सके, सरकार ने उनकी मदद के लिए क्या किया, लघु उद्योगों का विकास करा, ताकि वो अपने गांव में रह के अपने परिवार के पास रह करके अचार पापड़ कुछ बनाते रहे और अपना जीवन सही जी सके। उसके बाद क्या हुआ, सार्वजनिक क्षेत्रों का विकास हुआ। ऑफकोर्स भारी उद्योग जो थे, हेवी इंडस्ट्री, मतलब जिसमें कि बड़ी बड़ी मशीनें बनती हैं, ज़्यादा पैसा लगता है, उन उद्योगों की स्थापना हुई और देश का स्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर जो था मजबूत हुआ। क्योंकि अगर आप देखो किसी भी चीज़, लाइक अगर हमें फैक्ट्री लगानी है या फिर हमें कुछ उत्पादन करना है, इंडस्ट्रियल एरिया को बढ़ाना है, तो हमें बड़ी मशीनों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, जिसको भारी उद्योग बोलते हैं। यहाँ पे हेवी वर्क हो रहा है तो वो जरूरी है। ठीक है, तो उसकी स्थापना हमारे देश में हुई ताकि हमें अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए दूसरे देशों पर निर्भर ना रहना पड़े। उसके अलावा क्या हुआ
जो निजी क्षेत्र का कम योगदान था, लेकिन फिर भी क्या हुआ कि जो हमारा प्राइवेट सेक्टर था उनका योगदान थोड़ा कम ही रह गया। उसका रीजन ये है कि हमारी सरकार जो थी 200 सालों तक अंग्रेजों के अधीन में थी। कहीं ना कहीं उन्हें डर था कि कहीं फिर से कोई हमारी अर्थव्यवस्था पे हम पे कब्जा ना कर ले, तो उन्होंने क्या किया, बहुत सारा लाइसेंस और परमिट राज मतलब कि लगा दिया था। ठीक है, कि आपको इस काम के लिए लाइसेंस देना पड़ेगा, ये परमिट नहीं है, आप इस चीज का उत्पादन आप प्राइवेट वाले लोग नहीं कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो निजी क्षेत्र था वो उतना अच्छे से अपना योगदान या अपना काम नहीं कर पाया। ठीक है, तो इसलिए इनका जो था ग्रोथ था वो थोड़ा सा धीमा ही यानी कि स्लो रह गया। परमिट लाइसेंस राज यह वह सिस्टम था जहां निजी उद्योगपतियों को, हाँ उसके बाद जब सरकार को समझ आया कि क्या कर रहे हैं, हमने जो प्राइवेट सेक्टर है उसको थोड़ा सा रोक रखा है, उस पर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं, तो क्या हुआ कि उनको मुश्किल हो रही है। तो सरकार ने फिर पर लाइसेंस राज लेकर आया, जिसमें क्या किया कि ठीक है, उन्होंने कहा कि आप काम करिए, कोई दिक्कत नहीं, आप फैक्ट्री लगाइए, इंडस्ट्री लगाइए, लेकिन आप हमसे परमिशन, सरकार से आप परमिशन यानी कि आप लाइसेंस ले लीजिए, और जिसमें क्या है, जिसमें लिखा रहेगा कि आप नया प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं, आपका काम क्या है, आप सामान का उत्पादन कर रहे हैं या कुछ भी आप कर रहे हैं, उसके लिए आपको लाइसेंस मतलब आपके सरकार को बताना होगा कि आपका काम क्या है, आप क्या करना चाह रहे हैं। ठीक है, ऐसी कोई चीज़ के लिए इसका मतलब मेन मकसद ये होता है कि सरकार का नियंत्रण रहे। दूसरी चीज़ ये होती है कि कोई ख़राब चीज़ें हैं जैसे ड्रग्स वगैरह, स्मोकिंग, गैम्बलिंग और ये सब शराब वगैरह है, वो सब से बचा जा सके, इसलिए इसका लाइसेंस या परमिशन लेना बहुत ज़रूरी है। तीसरा जो छठा पॉइंट था बच्चों वो है आपका विदेशी प्रतिस्पर्धा से संरक्षण। ठीक है, प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन। देखो यहाँ का मतलब ये है कि जब देश में चीज़ों का उत्पादन प्रॉपर तरीके से किया जाएगा, लोगों को रोजगार मिल जाएगा, सामान की पूर्ति हो जाएगी, सब कुछ लोगों के पास अपने देश में ही मिल जाएगा, तो उन्हें बाहर से चीजें मंगवाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे भी वही पॉइंट कहा जा रहा है कि विदेशी प्रतिस्पर्धा संरक्षण मतलब कि प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन। इसमें क्या हुआ, इसका सबसे ज्यादा फायदा कब हुआ, जब हमने आयात प्रतिस्थापन इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन लगाया, यानी कि हमने जब क्या किया था, कोटा और परिशुल्क यानी कि टैरिफ, और इसके बारे में भी हमने पढ़ा ना, टैरिफ लगाया हमने और अमाउंट क्वांटिटी फिक्स कर दी कि इससे ज़्यादा हम नहीं लेंगे आपके, आप कुछ भी मंगवा दीजिए, मुझे अगर 50 किलो चाहिए तो मैं 50 किलो ही लूंगी, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं लेंगे आपसे। ठीक है, और टैरिफ लगा दिया यानी कि टैक्स लगा दिया, बाहर से सामान आ रहा है उस पर टैक्स लगा दे रहे हैं, और अगर हम ज़्यादा टैक्स लगाएंगे तो वो सामान तो महंगी हो जाएगी, तो हमारे देश में भी दूसरी क्या होगी कि उनको टैक्स भी ज़्यादा देना पड़ेगा, तो वो भी सोचेंगे कि ठीक है हम इस देश को सामान नहीं बेचेंगे, इंडिया को हम सामान नहीं बेचेंगे, बहुत ज़्यादा टैक्स लगा रहे हैं हम पे, तो हम दूसरे देशों को अब सामान बेच देंगे कम दाम पे। तो ठीक है, तो ये क्या हुआ, फायदा हो गया। तो इसमें टैरिफ और हमने इंपोर्ट सब्सिडी लगाया, तो क्या हुआ, घरेलू उद्योगों को विदेशी कंपनियों से खतरा नहीं रहा। अब क्या हो गया कि जो चीज़ हम बाहर से मंगवा रहे थे अब उसका उत्पादन हमारे देश में ही हो रहा था, तो हमारे देश की कंपनियों का विकास हो रहा था। और दूसरी चीज़ क्या हो रही थी, जो कंपनियां हमारे यहाँ नई थी उनको भी अपने पैर जमाने का मौका मिल गया, क्योंकि बाहर से सामान आ नहीं रहा था, तो लोग अपने देश में बनी चीज़ों को अब खरीदेंगे, उसका उपयोग करेंगे। ठीक है, इसका फायदा यह भी हुआ कि देश के जो उद्योग थे वो खड़े हो पाए। मैंने अभी आपको बताया अब उनका फायदा, क्योंकि उनके पास ये ऑप्शन ही है, यही सामान खरीदना हमें, अब बाहर से सामान नहीं आ रहा है, और क्वालिटी भी अच्छी हो गई ताकि लोगों को लगे कि देश में भी अच्छी चीज़ें बन रही हैं। ठीक है, हमें भी समझ आया कि हमारा देश भी अब क्या है, इंडस्ट्री भी क्या है, केपेबल है अच्छी चीज़ों को खरीदने के लिए। अब हमारा जो चैप्टर है बच्चों वो अपने एंड पे आ गया है। ठीक है, जिसमें हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि 1990 तक ये गलत हो गया है, लाइसेंस राशि की कोई जरूरत नहीं थी। ठीक है, 1990 से यानी कि 1950 से लेकर के 1990 तक 40 सालों में भारत की अर्थव्यवस्था कहाँ थी, मतलब कि 1940 में जब 50 में जब हमने शुरू किया, तो उसके बाद हमारी अर्थव्यवस्था 1990 में किस स्थिति पे पहुंची उसके बारे में हमने इसमें देखा। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो हमारे सरकार जब आज़ादी मिली तो नई सरकार बनी, मिश्रित अर्थव्यवस्था आई, पंचवर्षीय योजनाएं आई, बहुत सारी आई पंचवर्षीय योजनाएं। उसके बाद हमने क्या किया, हमने कृषि में बहुत सारे सुधार किए, हरित क्रांति लेकर आए, उद्योगों को हमने प्राइवेट सेक्टर को भी दिया, पब्लिक सेक्टर को भी दिया ताकि उसका विकास अच्छे से हो पाए। उसके बाद जो है लाइसेंस वगैरह दिए ताकि चीज़ों का उत्पादन सही तरीके से सही ढंग से हो पाए।
ठीक है। तो ये सब चीजें हमारे इस चैप्टर में हमने पढ़ी। तो कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था जो थी एक स्टेबल कंडीशन में आ गई थी। अब हम उसको और अच्छी दिशा में अच्छी तरीके से ले जा सकते थे। उद्योगों का विकास करना और जरूरी था। अभी वो खड़ी हो पाई थी, उनको और डेवलप करना ताकि हमारा जो जीडीपी ग्रोथ है वो ज़्यादा हो सके। तो इन सब के बारे में अब हम चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ तक की क्लास में हमने सब पढ़ लिया है। भारतीय अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी समस्या यह थी जटिल सरकारी प्रक्रिया। अच्छा ठीक है, हमारी गवर्नमेंट जो थी क्योंकि वो थोड़ी सी डरी हुई थी और आज़ादी बहुत टाइम बाद मिली थी लोगों को, तो कहीं ना कहीं उन्होंने हर तरीके के रिस्ट्रिक्शन या रोक लगा दी ताकि बाहर से भी किसी तरीके का खतरा हमें अब ना हो। तो इन सब को लेकर के चले, बट कहीं ना कहीं विकास हुआ, बट वो उसकी गति बहुत धीमी ही रह गई थी। तो हमें क्या थे कि हमें आर्थिक सुधार रिफॉर्म्स करने की जरूरत थी। ठीक है, आर्थिक सुधार का मतलब होता है कि ऐसी पॉलिसी या नीतियां बनाना जो कि अर्थव्यवस्था को एक दिशा दे और उसमें उठाव लाए, उसको डेवलप करे। ठीक है, तो ये जो नेक्स्ट चैप्टर है बच्चों वो इसी पे है कि क्या क्या पॉलिसीज बनी, उसकी जरूरत क्यों पड़ी, क्या स्थिति थी और उस पॉलिसी में ऐसा क्या था कि जिससे हमारी अर्थव्यवस्था ज़्यादा अच्छी हो पाए। तो इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए हम इस क्लास को यहीं पर रोकते हैं बच्चों। आई होप आपको टॉपिक समझ आया हो। अगर कुछ चीज़ें ऐसी है जो नहीं समझ आई है या फिर छूट गई हैं या फिर आपको लगा तो आप वापस स्लाइड में जा करके वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। और चैप्टर अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आ गई कि पॉइंट जो है मैंने वहीं से इसमें लिखे थे, तो कहीं ना कहीं आपको चीज़ें आप कनेक्ट कर पाएंगे। तो इससे बेहतर है कि आप बुक खोलिए और उसको देखिए। नोट्स के लिए आप यहाँ से पॉइंट ले सकते हैं, आंसर प्रिपेयर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर।